चलिए, तो ये सेट नंबर 62। ठीक है, चलो, कैसा था आज का पेपर? बढ़िया था आज, है ना? आज मजा आया होगा ना पेपर करने में? कितने लोगों के सारे क्वेश्चन सही हुए? अभी पता नहीं चला, पर फिर भी मजा आया होगा ना? ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, ये भी आ रहा है। तो कम से कम इस वाले पेपर में, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कम से कम 20 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 नंबर तो आ ही रहे होंगे। और जो अच्छी तैयारी में होगा उसके तो 35, 36, 34 इतने मार्क्स बनने चाहिए। इतने बन रहे हैं तो आप अच्छे प्रिपरेशन में हो, है ना? अच्छी तैयारी में हो। ठीक है, बाकी चलो धीरे धीरे चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी। ठीक, चलो, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला प्रश्न है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताओ, कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? हम्म, कहाँ किया गया? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन। अब ऐसा मत समझना ये कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन होगा, है? ये मत समझना बीजेपी कांग्रेस, वो वाला कांग्रेस नहीं। कांग्रेस का मतलब क्या होता है वैसे? है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? एक कांग्रेस सुन के तो वही आता है कि कांग्रेस पार्टी, वो तो अलग चीज होगी, है ना? वो तो पार्टी होगी। कांग्रेस का मतलब होता है एक प्रकार से क्या, गैदरिंग। ठीक है, क्या होती है? गैदरिंग होती है। ठीक, तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं ये आरोग्य एक्सपो भी है पूरा, आरोग्य। ठीक है, कहाँ गया ये? आरोग्य, क्यों नहीं चल रहा है? आरोग्य एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? देहरादून में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? देहरादून में होता है। इस प्रकार के जो आपके सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो राज्य में या पूरे देश में क्या करना, कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, जैसे हम आजकल आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, खूब विकास कर रहे हैं, खूब इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो इसके विकास में, इसके प्रसार में, इसके अनुसंधान में, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, ठीक है, किस तरीके से काम किया जाए, तो इसका आयोजन किया जाता है। और इस टाइम पे कौन से नंबर का था? 10वें नंबर का क्या था? सम्मेलन था। ठीक है, सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन है। ठीक, इसमें कम से कम 6-7 हजार डेलीगेशंस, ठीक है, पूरे विश्व से कितने, 6-7 हजार लोगों का ये क्या था? डेलीगेशन था। लोग इकट्ठा हो रखे थे, है ना? तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्या हो रही थी? प्रदर्शनी हो रही थी। देहरादून में ही कहाँ पे हो रहा था ये आपका? परेड ग्राउंड में। कहाँ पे? परेड ग्राउंड में। ठीक, ये ध्यान रखना। वहीं अगर थीम की बात करें, तो इसकी जो थीम थी, यानी कि इसका जो विषय था, विषय क्या था? विषय था डिजिटल स्वास्थ्य। डिजिटल, डिजिटल स्वास्थ्य। ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य है। आयुर्वेद का, आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य है। आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। डिजिटल स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद का क्या है? एक परिप्रेक्ष्य है। और जब ये सम्मेलन चल रहा था, इसी दौरान जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया। और उस कैंपेन का नाम था, एक कैंपेन क्या किया गया? लॉन्च किया गया। और कैंपेन का नाम क्या था? कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। देश का प्रकृति, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान। ठीक, बताओ कौन से सन की बात हो रही है? 2024। तो 2024 का विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन जो है वो देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया। ठीक, जिसका थीम क्या था? डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य है। और इसी दौरान एक कैंपेन चलाया गया, देश का प्रकृति परीक्षण। ठीक है, अभियान। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। और दूसरा प्रश्न भी आपका करंट अफेयर से संबंधित है। प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा? कहां पे किया जाएगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन? नक्षत्र भवन की बात हो रही है, तो नक्षत्र भवन का मतलब क्या हुआ? नक्षत्र जानते हैं आप क्या होता है? नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, है ना? जो भी आपका खगोल विज्ञान होता है, ठीक है, खगोल विज्ञान से संबंधित आपकी जो भी चीजें होंगी वो आपके नक्षत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे तारों का अवलोकन हो गया, है ना, ब्रह्मांड हो गया,
ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ये सभी चीजें किसके अंदर आ जाती है? खगोल विज्ञान के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ पे सरकार क्या करे इस डाइट में, ये डाइट कौन सा आपका, कौन सा वाला डाइट है? ये है पिथौरागढ़ में कौन सा, डीडी हार्ट, ठीक है। तो डीडी हार्ट जो डाइट है, ठीक है, उस डाइट में देश का क्या खोला जाएगा, या प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन बनाया जाएगा, ठीक है। यानी एक बिल्डिंग बनाई जाएगी और बिल्डिंग के अंदर हर चीज है, जैसे ब्रह्मांड बना दिया जाएगा, सीधे सीधे आपको 3D टाइप में दिखेगा। जैसे मान लो हम पृथ्वी, जैसे मैं यहाँ पे पृथ्वी दिखाऊंगा तो एक तो पृथ्वी का चित्र मिलेगा आपको, और एक हमने ऐसा पूरा गोला ही बना दिया है ना, एक गोला पृथ्वी बना दिया, इधर सूर्य दिखा दिया, इधर बृहस्पति दिखा दिया, तो ऐसा पूरा उस भवन के अंतर्गत दिखाया जाएगा, चाहे स्टार हैं, चाहे सैटेलाइट हैं, जो भी है उस भवन के अंदर दिखाया जाएगा। इस प्रकार का जो भवन है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? डीडी हार्ट डाइट में बनाया जा रहा है। अच्छा, डाइट क्या होता है? डाइट सुने आपने, क्या होता है डाइट? क्या होता है डाइट? नहीं सुने? डाइट क्या होता है कि राज्य के हर जनपद में एक एक डाइट होता है, और उस डाइट में क्या होता है, टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है ना। आपने सुना होगा ना, टीचर बल प्रशिक्षण पे जा रखे, तो कहाँ गया रहता है? डाइट में गया रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक प्रकार का टीचिंग ट्रेनिंग एकेडमी होती है। जनरली आपने सुना होगा, एक कोर्स सुना है डीएलएड, जो आजकल खूब चर्चाओं में भी है ना, शायद वैकेंसी भी आ रही है, और अभी उसका वो भी होने वाला है, क्या बोलते हैं, पेपर भी होने वाला है। तो डीएलएड के हर साल फॉर्म आते हैं ना, तो इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? डाइट में ही तो होती है, ठीक है। वो भी तो टीचर हैं भविष्य के, तो जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है वो भी कहाँ होती है? डाइट में ही होती है। तो डाइट क्या होते हैं, प्रदेश में हर जनपद में एक एक होता है, जहाँ पे टीचरों का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। एक तो वो टीचर भी जो ऑलरेडी टीचर है, उनका भी समय समय प्रशिक्षण होता है, और एक वो जो बनने वाले, जैसे डीएलएड प्राथमिक लेवल पे है ना, तो इनका प्रशिक्षण भी कहाँ होता है? 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो भी कहाँ होता है? इन्हीं डाइट में होता है, ठीक। और उन्हीं में से एक डाइट कौन से? पिथौरागढ़ वाला डीडी हार्ट। यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? नक्षत्र भवन बनाया जा रहा है। इसके अलावा नक्षत्र से संबंधित एक और जानकारी आपको करंट अफेयर में याद रखनी है कि 2000 कब 24 में, यानी पिछले साल, भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है, भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म जो अभियान था, भारत का प्रथम एस्ट्रो टूरिज्म अभियान, जिसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया क्या? नक्षत्र सभा। क्या रखा गया? नक्षत्र सभा। इस नक्षत्र सभा का जो आयोजन किया गया वो कहां पे किया गया? मसूरी में किया गया, है ना। और मसूरी में कहां पे किया गया? जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर, जॉर्ज एवरेस्ट पीक यानी चोटी पे, और ये कहां पर है? ये है मसूरी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना 2024 में, कि सरकार अब ये चाहती है कि लोगों को खगोल विज्ञान से संबंधित क्या हो? टूरिज्म हो। अब देखो, उत्तराखंड बेस्ट है या नहीं? सर्वोत्तम स्थान है उत्तराखंड, जो किसके लिए उत्तम है? किसके लिए उत्तम है? हाँ, जो एस्ट्रो टूरिज्म है। क्यों उत्तराखंड क्यों बेस्ट है? एक तो ये वजह है कि उत्तराखंड में क्या है, पर्यावरण साफ है, मौसम हमेशा साफ रहता है। अब मौसम अगर साफ रहेगा तो आप यहाँ स्टार भी अच्छे से देख सकते हैं, है ना, चंद्रमा भी देख सकते हैं, सूर्य तो खैर दिख ही रहा है ना, सूर्य तो खैर क्या ही देखना अलग से, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी पिंड है, खगोलीय पिंड है, इन पिंडों को आप क्या कर सकते हैं? उत्तराखंड से देखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप नंगी आंखों से देख रहे हो, वो तो देखेंगे नंगी आंखों से, साथ में टेलीस्कोप, जो अलग अलग आजकल क्या है इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट का भी क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार का खगोल टूरिज्म बढ़ाने के लिए पहली बार देश में देहरादून के कहा? मसूरी में कहां पर? जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे इस सभा का क्या किया गया? आयोजन किया गया। और इस सभा में देश विदेश के कई जो भी क्या थे आपके रिसर्चर, स्कॉलर्स, ये लोग क्या हो रखे थे? शामिल हो रखे थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो जी, अब इसके अलावा अब वैसे किसके सहयोग से बनाया गया? स्टार स्केप, एक कंपनी है, स्टार स्केप कंपनी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था, और साथ में उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड तो होगा, तो इन दोनों के सहयोग से इस नक्षत्र सभा का क्या किया गया? हमारे उत्तराखंड में आयोजन किया गया, ठीक। चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 23, और ये भी थोड़ा करंट अफेयर से संबंधित ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी द्वारा हाल में ही किस जनजाति में पौराणिक काल से प्रचलित पंडवाणी गायन बांकड़ा को संरक्षित करने अभिलेखीकरण का आदेश दिया गया? ठीक है, तो कहां पे? तो पंडवाणी, देखो अगर नहीं भी आता है प्रश्न
तो फिर भी आप दिमागी रूप से कर सकते हैं अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, उत्तराखंड ठीक से पढ़ी है। और मान लो आपने प्रश्न कभी नहीं भी पढ़ा है, फिर भी अगर आपको अपने ज्ञान के आधार पे तुक्का लगाना हो तो कैसे लगाएंगे आप, है ना, जौनसार में ना। क्यों? क्योंकि पांडवों का ज्यादा संबंध किससे है? जौनसारियों से, ये तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात आपको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया उत्तराखंड राज्य गीत? किसके द्वारा? हेमलता के द्वारा? अच्छा, हेमंत बिष्ट के द्वारा। हेमलता भी सोचे मैंने कब लिखा है ना। चल, तो किसके द्वारा लिखा गया? हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हेमंत बिष्ट के द्वारा उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया। और उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो क्या है? उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड देवभूमि, आगे सत 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 वंदन अभिनंदन। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य गीत है। और इसे उत्तराखंड का राज्य गीत कब बनाया गया? 6 फरवरी 2016 में बनाया गया। ठीक है, अब राज्य गीत बनाने के लिए भी क्या बनाई गई होगी? एक चयन समिति बनाई गई होगी, है ना। अब जो चयन समिति बनाई गई, इस चयन समिति के जो अध्यक्ष थे, चयन समिति के यानी कि राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था, ये यहाँ पे लिखा भी है, लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही, लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, जब राज्य गीत बनाया गया तो ऑब्वियसली बात है इसका गायन भी होगा। और इसका गायन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राज्य के सबसे प्रसिद्ध लोक कलाकार जिनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी। और इसके अलावा दूसरी महिलाओं में कौन हो जाएगा? अनुराधा निराला जी हो जाएंगी। ठीक है, अनुराधा निराला। तो राज्य गीत से संबंधित आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा राज्य गीत के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य भाषा कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड कौन सी है? पहली हिंदी है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। 2010 से क्या बनाई गई है? संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा बनाई गई। वहीं राज्य खेल की बात करें तो राज्य खेल 2011 में किसको बनाया गया? फुटबॉल को बनाया गया। ठीक है, और राज्य वाद्य यंत्र, हाँ, ढोल कब बनाया गया? 2000 कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया। और किस समिति की सिफारिश पे? भंडारी समिति की सिफारिश पे बनाया गया। ठीक, चलो अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के नीचे दिए गए राज्यपालों की नियुक्ति का क्रम आपको निर्धारित करना है। ठीक है, चलो देखते हैं समय समय पे हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल कौन कौन बनते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो 2000 से लेकर के, ठीक है, जब राज्य बना और लगभग 2003 तक, है ना, उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल बनते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला, ये राज्य के पहले के हैं राज्यपाल है, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, तो सुरजीत सिंह बरनाला हमारे राज्य की क्या थे? पहले राज्यपाल थे। ठीक, दूसरे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सुदर्शन अग्रवाल। 2003 से लेकर के 2007 तक उत्तराखंड के जो राज्यपाल रहे उनका नाम क्या है? सुदर्शन अग्रवाल है। हाँ, सुदर्शन अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल। ठीक है, फिर उसके बाद 2007 से लेकर के 2009 तक कौन रहे उत्तराखंड के? हैं BL जोशी। उनका नाम क्या था? BL जोशी। ये तीसरे राज्यपाल हो जाएंगे। उसके बाद 2009 से लेकर के और 2012 तक कौन रहे? मार्गरेट अल्वा। ठीक है, मार्गरेट, हाँ, मार्गरेट अल्वा जी हो जाएंगे। और मार्गरेट अल्वा के बारे में ध्यान रखना, ये हमारे उत्तराखंड की क्या थी? फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, यानी कि राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, मार्गरेट अल्वा के बाद अगले जो थे उनका नाम था क्या? हाँ, अजीज कुरैशी। 2012 से लेकर के 2015 तक कौन थे? अजीज कुरैशी। अजीज कुरैशी जी हो जाएंगे। उसके बाद आपका 2015 से लेकर के 2018 तक कौन थे?
हाँ 2015 से लेकर के 2018 तक कौन थे? हाँ कृष्णकांत पाल, या इन्हीं को के पॉल भी कहा जाता है, कृष्णकांत पाल। और उसके बाद 2018 से लेकर के और 2021 तक कौन थे? बेबी रानी मौर्य, है ना? हाँ बेबी रानी मौर्य, कितना खतरनाक नाम है ना, बेबी फिर रानी भी है ना, मौर्य वंश, है ना बेबी रानी मौर्य, खतरनाक है ना, मतलब भयंकर ही वंश से जोड़ दिया, बेबी रानी मौर्य, ठीक। और ये हमारे राज्य की क्या हो जाएगी? दूसरी फीमेल राज्यपाल हो जाएगी। उसके बाद 2021 से लेकर के और अभी वर्तमान में जो अभी चल ही रहे हैं ना, ठीक है, कौन है? तो ये है आपके कौन? गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हो जाएगी, गुरमीत सिंह हो जाएगी, ठीक है। तो ये वर्तमान में, और इनका कार्यकाल भी शायद अगले साल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पहले शायद राज्यपाल होंगे जो अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेंगे, है ना। एक राज्यपाल का मिनिमम कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है राज्यपाल का कार्यकाल वैसे? कितना होता है? कितने साल होता है? 5 साल होता है, 6 साल होता है? अब 6 पे आ गए हो, है ना, अभी 5 बोल रहा था थोड़ी देर पहले है ना, ठीक है। तो शायद ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, बाकी देखो किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, तो ये भी क्या बन जाएगा? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये उत्तराखंड के क्या है? राज्यपाल है। और आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब वो वाला जमाना नहीं रहा कि उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते। आएगा भी तो घुमा फिरा के 3-4 स्टेटमेंट देगा, ठीक है। चलो जी अगले प्रश्न में आ जाते, देखो इसके हिसाब से बताओ आप, सही क्रम बताओ। तो सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले इनमें से बनवारी लाल जोशी। हाँ अरे आप सोचे ये तो आया ही नहीं ना, बनवारी लाल, है ना। हाँ ये बीएल है, यही तो है बीएल, ठीक है। चलो तो पहले नंबर पे 4 आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएंगे इनमें? अजीज कुरैशी, तो 4-2। फिर उसके बाद कौन है? के पॉल, तो 1 हो जाएगा। और फिर कौन आ जाएगी? बेबी रानी मौर्य, तो 4-2-1-3 है कहीं? 4-2-1-3 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ, नेक्स्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण जो है सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, ठीक है। चलो जी उच्च न्यायालय जो हमारा भवन है, जो आपको वर्तमान में भी दिखता है, इसकी नींव रखी गई थी कब? 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में, ठीक है। इसकी नींव कब रखी गई थी? 27 अप्रैल 1897 में इसकी नींव रखी गई थी। और ध्यान रखना ये बन के तैयार कब हुआ था? हाँ तो ये बन के तैयार हो गया था 1900 में, ये बन के तैयार हो गया था। जिस शैली का ये भवन बनाया गया है उस शैली को कहते हैं कौन सी शैली कहा जाता है? कौन सी शैली कहा जाता है? ये शैली कहा जाता है गौथिक शैली। कौन सी शैली है? गौथिक शैली। तो ये यूरोपियन शैली है, गौथिक शैली, ठीक। चलो जी इसके अलावा इसमें और क्या याद रखेंगे आप? ठीक है तो देखो एक भवन तो ये है जो इंपॉर्टेंट भवन है, ऐतिहासिक भवन है, जो नैनीताल हाई कोर्ट का है। दूसरा एक और भवन है, आजकल हमारी राष्ट्रपति भी उस भवन में गई है, नैनीताल में ही। कौन सा भवन है वो? इसलिए वो भवन आजकल चर्चाओं में है, तो हो सकता है पेपर में आ जाए, ठीक है। हाँ चलो कौन सा भवन है? जब भी हमारे राज्यपाल नैनीताल जाते हैं तो वहां जरूर जाते हैं, अरे उसका नाम राजभवन है, और क्या होना है ना, राज्यपाल भी बोल दिया मैंने तब अभी पता नहीं चल रहा है ना, राजभवन। तो राजभवन आपने एक यहाँ देहरादून में भी सुना होगा, और एक आपने नैनीताल में भी सुना होगा राजभवन, है ना। तो ये जो राजभवन जो है नैनीताल वाला, ये भी क्या है? एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक है। राजभवन की बात करें तो जो राजभवन है ये भी किस शैली में है? ये भी है गौथिक शैली में। कौन सी शैली में हो जाएगा? गौथिक शैली में हो जाएगा। और इस भवन का जो निर्माण किया गया है वो किस आधार पे किया गया? ठीक है, जैसे ब्रिटेन में है बर्किंगम प्लेस, सुना है आपने? बर्किंगम प्लेस, बर्किंगम प्लेस नहीं पैलेस, है ना। हाँ प्लेस और पैलेस में अंतर है भाई, ठीक है। बर्किंगम पैलेस, ठीक है। पैलेस मतलब महल और प्लेस मतलब सिंपल स्थान हो गया, है ना। तो राजभवन का निर्माण गौथिक शैली में, और किस आधार? जैसे ब्रिटेन का क्या है? बर्किंगम पैलेस है, उसी नक्शे कदम पे ये बनाया गया। कौन सा आपका?
नैनीताल का राजभवन बनाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो ये राजभवन है, इस राजभवन में सबसे पहले जो व्यक्ति यहाँ पे रहा था, तो उस टाइम के जो गवर्नर थे उनका नाम था सर एंटोनी, क्या था उनका नाम? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। सबसे पहले ये रहा था इसमें मैकडोनाल्ड। तो पहला गवर्नर कौन रहा था? सर एंटोनी, संटोनी नहीं है, संटोनी अलग है अंटोनी संटोनी दोनों एक मत कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। तो सर एंटोनी जो मैकडोनाल्ड है, ये राजभवन में रहने वाले पहले गवर्नर थे। पहली भारतीय गवर्नर जिसने इस राजभवन में क्या किया, निवास किया, या जिनका निवास स्थान रहा, वो कौन थे? सरोजिनी नायडू, ठीक है? तो सरोजिनी नायडू थी, अगर भारतीय महिला आ जाता है। चलिए, अब उसके अलावा डिजाइन लिखना है तो डिजाइन भी आप लिख सकते हैं, स्टीवंस फॉर आर्टिल, ठीक है? स्टीवंस फॉर आर्टिल लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना तुम्हारी इच्छा है ना। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट 27वां है। चलो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो जरा विचार करो भाई, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना? अगर मान लो कभी पढ़ा भी नहीं हो, तो आजकल खूब चर्चाओं में रही, एक महिला 21 साल की बनी, कहीं तो 22 साल की बनी, नए नए युवा है ना, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, है ना, और क्या बन गए? गांव के प्रधान बन गए, ठीक? तो देखो, पहली बात तो बिल्कुल गलत ही होगी। दूसरी बात, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। क्या ये बात सही है? मतलब ही तो आना चाहिए था समझ में। हाँ यस, हाँ, फिर से जो चुनाव के दौरान। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? चुनाव के बाद ही तो पंचायत बनेगी, पहले कहां से बनेगी? जैसे सपोज दैट, देखो आपका गांव है, ठीक है? आपका गांव है, आपके गांव की अपनी एक पंचायत होगी, होगी नहीं होगी? पंचायत में आपके गांव का क्या होगा? एक प्रधान होगा। मान लो आपके गांव के प्रधान ने अपना पद छोड़ दिया, वैसे छोड़ेगा नहीं है, वो अलग बात है, पर मान लो एक बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रधान ने अपना पद छोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पंचायत भंग हो जाएगी ना, प्रधान ही नहीं है, पंचायत भंग हो जाएगी। पंचायत जब भंग हो जाएगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि चुनाव कराना पड़ता है। अब मान लो प्रधान ने अपने इस्तीफा जब दिया, तो उसके बाद पंचायत का कार्यकाल मात्र 1 साल का बचा हुआ था, तो फिर आपको चुनाव करने पड़ेंगे, और जो नई पंचायत बनेगी, अब ऐसा नहीं कि वो अगले 5 साल तक रहेगी, वो जो बचा हुआ 1 साल है, उसी 1 साल तक रहेगी वो, ठीक है? नए पंचायत, भाई नई पंचायत तो तभी होगी जब पूरे राज्य में चुनाव होंगे, उसका होगा पूरे 5 साल का कार्यकाल, न कि एक पंचायत भंग हुई और उसका फिर जब नया चुनाव होगा तो 5 साल तक रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना आपको। तो यानी कि दूसरी वाली बात क्या आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो पूर्व भंग होने के पश्चात जो पुनर्गठित पंचायत है, केवल अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब जो बाकी ये 1 साल बचा हुआ है, केवल उस 1 साल तक क्या रहेगी? ये पंचायत का गठन रहेगा, ठीक है? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा देखो, पंचायतों के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि पहली बात, हमारे देश में पंचायतों का जो गठन होता है वो कुछ अधिनियम के तहत होता है। कौन सा अधिनियम? वही भूल गया। हाँ, कौन सा अधिनियम था? 72वां या 73वां है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, इस एक्ट के द्वारा पहली बार पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है? जब इस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके बाद उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए ना थोड़ा समय लगता है, ठीक है? तो जब समय लगा तो कम से कम इसके 1 साल के अंदर, यानी कि कब? 24 अप्रैल 1993 में पंचायतों को क्या किया गया? देश में लागू किया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है? क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जब ये अधिनियम लेके आए, तो हमें, क्योंकि हम संविधान में एक नई चीज को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना संविधान में, कि आज के बाद संविधान में ये भी चीज है,
संवैधानिक दर्जा देने का मतलब क्या, संविधान में ये चीज जोड़ी जा रही है ना। ठीक है, अब जब संविधान में आप जोड़ रहे हैं तो भाई संविधान में कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब संविधान में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक है, तो आपको एक नया टॉपिक बनाना पड़ेगा। फिर जो हमारे द्वारा नया टॉपिक बनाया गया वो कौन था, 9, कौन सा, भाग 9 बनाया गया, यानी अध्याय नंबर 9 बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। इसके अलावा हमने क्या किया, इसको एक नई सूची में भी जोड़ दिया गया। ठीक है, इससे पहले कितनी सूची थी, कितनी अनुसूचित सूचियां थी, क्या बोलते हैं, अनुसूची, हाँ अनुसूचियां बोलते हैं। इससे पहले 10 अनुसूची थी, तो हमने 11वीं भी जोड़ दी। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती। ठीक है, पंचायत से संबंधित क्या आपके विषय हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचायत से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक है, 243 तो है ही, साथ में 243 ए से लेकर कहां तक है, ओ तक हो जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद हो जाएंगे, यानी ए बी सी डी ऐसे करके कहां तक हो जाएगा, ओ तक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको पंचायत से संबंधित लिख दो, लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से रिवीजन हो जाएगा। 243 डी में क्या है बताओ, आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि पंचायतों में आरक्षण कैसा मिलेगा। 243 ई की बात करें तो ई किससे संबंधित है, ये कार्यकाल से संबंधित है, कार्यकाल से संबंधित है। ई के बाद एफ किससे संबंधित है, ये है अयोग्यता से संबंधित। ठीक है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होगा। उसके बाद एफ किससे संबंधित है? अच्छा एफ तो हो गया, एफ के बाद कौन सा है, जी किससे संबंधित है, कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां हो जाएगा। जी के बाद क्या आता है, आई आया था जी के बाद है, ठीक है, तो क्या आता है, वित्त आयोग। ठीक, और उसके बाद एक याद रखना आपको, के किससे संबंधित है। अब देखो, इन पंचायत का चुनाव करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, अगर आपने पिछला वाला प्रैक्टिस सेट दिया हो उसमें भी रिवीजन आज भी हुआ, तो अब थोड़ा बैठ गया हो ना दिमाग में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न 28वां है, राज्य विधानसभा द्वारा जीएसटी विधेयक को कब पारित किया गया। ठीक है, और पिछली बार जो मैंने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था, उत्तराखंड कौन से नंबर का है, ऐसे पूछा था ना, कौन से नंबर का है। चलो जी, तो सबसे पहले देखो, हमारे राज्य द्वारा जो जीएसटी विधेयक है इसको पारित किया जाता है 2 मई 2017 में, क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है, और 2 मई 2017 को जब हमने पारित किया तो ये पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना, 5वां राज्य बना। ठीक है, कौन सा राज्य बना, 5वां राज्य बना, देश का क्या बना, 5वां राज्य बना। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे जो जीएसटी नंबर मिलता है ना, जीएसटी नंबर, ठीक है, इसीलिए उत्तराखंड के लिए जो कोड डिसाइड किया गया, वो कोड क्या है उत्तराखंड के लिए, जो जीएसटी कोड है वो क्या है आपका 05, ये भी याद रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5वां क्या बना, हमारा राज्य बना। देश में लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, है गोवा। अबे हर जगह यूसीसी क्यों डाल रहे हो हर जगह यूसीसी नहीं डालना, समान नागरिक संहिता है ना, हाँ जीएसटी है, यूसीसी नहीं। ठीक है, तो पहला कौन था, हरियाणा, पहला कौन था, हरियाणा था। वहीं देश की बात करें तो पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया कब, 1 जुलाई 2017। ठीक है, देश में लागू किया 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था, आपका विधेयक था, क्योंकि अगर आप जीएसटी को ला रहे हैं तो इसका मतलब आप संविधान में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में इससे पहले टैक्स की व्यवस्था अलग थी। अब पहली बार हम क्या कर रहे हैं, सभी टैक्सों को क्या कर रहे हैं, यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 17 टैक्स थे, 17 टैक्सों को समाप्त किया गया, या 17 टैक्सों को क्या किया गया, एक किया गया। अब देखो, अगर 17 टैक्स होंगे तो बहुत सारे क्या होगा, दिक्कत होगी ना, लंबा प्रोसीजर होगा, है ना। जो आपके गुड एंड सर्विसेज हैं उनका जल्दी से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और अगर उसके बदले में हम केवल एक टैक्स रखें तो उससे क्या हो जाएंगी, प्रक्रिया आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ सरकार 2017 में इसको लेके आई। ठीक है, अब जीएसटी की बात करें, ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, है संशोधन विधेयक बोला मैंने, अधिनियम नहीं बोला मैंने, फर्क है? ये 120वां विधेयक, 120वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन
विधेयक था। ठीक है, ठीक है, 120वां। ठीक है, कंफ्यूजन लग रहा है? हाँ, 120वां ही है ना? ठीक है, अगर डाउट लग रहा है तो फिर से चेक कर लेना। ठीक है, उसके अलावा देखो 120वां संविधान संशोधन विधेयक था, और वही पारित होने वाला ये देश का कौन सा था? 101वां। अब देखो, जब विधेयक आपका पारित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने संविधान संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाए वो विधेयक क्या हो जाए? पारित हो जाए। कई बार संसद में गिर भी तो जाता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए केवल सरकार वाली मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। यानी ये लोकसभा से तो पास होगा ही होगा, इसको राज्यसभा से भी पास करना होगा, और कई बार अगर जरूरत पड़े तो देश के आधा राज्यों से ज्यादा भी पास करवाना पड़ेगा, जैसे जीएसटी था। तो जीएसटी एक ऐसा विधेयक है, क्योंकि ये केवल सेंटर से संबंधित नहीं, स्टेट की टैक्स व्यवस्था को भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेट की सहमति होना भी क्या है? आवश्यक है। अगर भारत में 28 राज्य हैं तो 15 राज्यों की मंजूरी मिलना भी क्या है? अति आवश्यक है। नहीं तो ये विधेयक क्या हो जाएगा? आपका कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सब जगह पास हो गया, तो फिर समझ लो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, गुड़ केदार का मेला। चलो देखो, आजकल ही हम मेले में इसको पढ़ रहे थे। गुड़ केदार का मेला किस जनपद में लगता है? बताओ कहाँ लगता है? तो अल्मोड़ा में लगता है ना? अल्मोड़ा में लगने वाला जो ये मेला है, इस मेले की खास बात यह है कि संतान प्राप्ति या संतान कल्याण के लिए इस मेले में क्या करती है? महिलाएं रात भर दीपक हाथ में रख करके भगवान की क्या करती है? प्रार्थना करती है। ऐसे ही एक और मेला है जो अल्मोड़ा में लगता है, उस मेले का नाम क्या है? श्रावणी मेला। ठीक है, तो अल्मोड़ा में ये दो मेले याद रखने हैं जो संतान कल्याण या संतान प्राप्ति के लिए इनमें क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में हमने और भी मेले पढ़े थे, जैसे कौन सा? शालदे बिखौती मेला। शालदे बिखौती मेला कहाँ पे लगता है? कहाँ लगता है? ठीक है, शुरुआत कौन सी मंदिर से होती है? भूल गए हम तो, भूलने के लिए ही बैठे हैं ना। कल की क्लास में किया था, कौन सा मंदिर है? कौन सा? विभांडेश्वर मंदिर। ठीक है, और कौन सा स्थान कौन सा है? अरे द्वारा हाट, कितनी बार बोले, द्वारा हाट के बाजार में लगता है ना? ठीक है, ओड़ा भेटने की रस्म पूरी की जाती है यहाँ पे। ठीक है, ओड़ा क्या है? एक शिला है, उसको भेटने की प्रथा होती है। इसमें 3 वर्ग भाग लेते हैं, कौन कौन से? आल, गरख और न्योजुला। ठीक है, मेले की जब शुरुआत होती है वो किससे होती है? बाट पूजा से होती है। ठीक है, और जो किसके द्वारा किया जाता है? न्योजुला वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो शालदेव बिखौती मेला हो गया। इसके अलावा बात करें तो आपका सोमनाथ मेला हो गया। सोमनाथ मेला खास बात क्या है सोमनाथ मेला की? पशुओं का क्रय विक्रय होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रामगंगा नदी है उसमें पत्थर फेंककर पानी उछालने की क्या की जाती है? प्रतियोगिता की जाती है। ठीक है, सोमनाथ मेला हो गया। इसके अलावा और बताओ, विनाथेश्वर मेला। इसके अलावा कौन सा आपका? विनाथेश्वर मेला हो जाएगा। ठीक है, विनाथेश्वर मेला के अलावा सालम रंग महोत्सव। सालम रंग महोत्सव, सालम रंग महोत्सव हो जाएगा। और कौन सा मेला है? शहीद मेला हो जाएगा। ठीक है, शहीद मेला या सल्टिया मेला। ठीक है, 5 सितंबर को सल्ट में जो किसान शहीद हुए थे उन किसानों की याद में प्रतिवर्ष यह मेला लगता है। ठीक है, और कौन से मेले? और भी था कोई मेला इसके अलावा? और है कोई मेला? है कोई मेला? और नहीं है। एक बग्वाली मेला भी था, जो कहाँ पे लगता है? बग्वाली पोखर में लगता है। ठीक है, ऐसे ही एक और मेला था गणनाथ, गणनाथ का मेला। ये सारे मेले आपके कहाँ पे लगते हैं? कहाँ पे लगते हैं? अल्मोड़ा में लगते हैं। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इनको मिलान करना है तो मिलान कीजिए। सबसे पहले देखो, शालदे बिखौती मेला अभी बता रहा था मैं आपको, कहाँ पे लगता है? द्वाराहाट में लगता है। कोट माई का मेला कहाँ लगता है? कल ही बताया था परसों, बागेश्वर में।
लड़ी धुरा मेला कहाँ लगता है? बाराकोट। कहाँ है बाराकोट? चंपावत में। और चैती बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। तो एक का चार है कहीं? एक का चार तो एक में ही था और चेक करने की जरूरत भी नहीं था ना। हाँ, ये नहीं कि जबरदस्ती ढूंढ रहे वहां है। जब एक का चार मिल गया खत्म हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले देखो बागेश्वर में हमने कई मेले पढ़े थे। जैसे कौन कौन से मेले पढ़े थे बागेश्वर में? और बागेश्वर का जो सबसे फेमस मेला है कौन सा है? बागनाथ का मेला। हाँ, उत्तरायणी मेला। ठीक है, उत्तरायणी मेला। ठीक, उत्तरायणी मेला हो जाएगा। और उत्तरायणी मेले की क्या क्या खास बात है? हाँ, एक तो यह है कि इस इतिहास से संबंधित जुड़ा है। इसी मेले के दिन कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में क्या किया गया था? बहाया गया था। इसके अलावा उत्तरायणी मेले को 9 लाख का उत्तरायणी भी कहा जाता है। किस दिन लगता है? किस दिन लगता है ये मेला? हाँ, मेल वही भूलिए ना, उत्तरायणी मेले के दिन वो कह रहा है कि हाँ, जन हाँ, मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति के दिन यह मेला लगता है। और इसके अलावा ध्यान रखना, इस मेले का जिक्र शेरमन ओकले ने अपनी किताब होली हिमालय में भी इसका क्या किया है? जिक्र किया है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं। इसके अलावा देखो, अगर बागेश्वर में बात करें तो बागेश्वर में और कौन कौन से मेले लगते हैं? तो जैसे एक मेला है मूल नारायण का मेला। कौन सा है? मूल नारायण का मेला हो जाएगा। इसके अलावा मां भद्रकाली का मेला, मां भद्रकाली का मेला। ठीक है, इसके अलावा पिनाथ का मेला। कौन सा मेला? पिनाथ का मेला हो जाएगा। ठीक है, तो पिनाथ का मेला हो जाएगा। तो ये बागेश्वर में लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं। वहीं देखो, अगर हम ये कहाँ पे चैती बाला सुंदरी कहाँ लगता है? काशीपुर उधम सिंह नगर में लगता है। वहीं उधम सिंह नगर में ऑल मेले की बात करें तो आपका कौन सा लगता है? एक अटरिया मेला। कौन सा मेला लगता है? अटरिया मेला लगता है। इसके अलावा एक मेला लगता है शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह मेला, उधम सिंह मेला हो जाएगा। शहीद उधम सिंह मेला हो जाएगा। ये कहाँ पे लगते हैं? आपके रुद्रपुर में लगते हैं। ठीक है, शहीद उधम सिंह के अलावा एक है झड़ी महादेव मेला। झड़ी महादेव मेला भी कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में लगता है। कहाँ पे? रुद्रपुर में लगता है। झड़ी महादेव मेला हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एक और मेला याद रखना है तो एक और मेला है जो उधम सिंह नगर में लगता है, उसको बोलते हैं रामडोला का मेला। कौन सा मेला? रामडोला का मेला कहा जाता है। ठीक, चल अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के गांवों में जब बीमारी फैलती है तो गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आह्वान किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हमने। तो कौन सा मेला है? सारा मेला। ठीक है, सारा या इसी को क्या कहा जाता है? रणौसा मेला कहा जाता है ना। सारा और रणौसा, स्पेशली जो चमोली रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र है वहां पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेला क्या है? त्योहार है, त्योहार का आयोजन किया जाता है। इसमें गर्मियों में आने वाली जो दुख बीमारी है उस बीमारी से, है ना, निजात पाने के लिए, है ना, ईश्वर से लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और इसमें कई चीजें और बताई थी, सतनजा बताया था मैंने आपको। लोग क्या करते हैं? 7 प्रकार का अनाज लेते हैं अपने अपने परिवार पशुओं के ऊपर, है ना, ऐसे कर देंगे। और फिर उसके अलावा क्या होता है? मेलाक होता है। सब लोग क्या करते हैं? हाँ, अपने अपनी जो भी पोटली है एक जगह इकट्ठा करेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है? मेलाक कहा जाता है। और फिर नंदा देवी के दूतों को इसको क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है। ठीक है, वहीं भिरौली की बात करें, देखो सारा कहाँ होता है? तो ये गढ़वाल, गढ़वाल क्षेत्र में होता है। भिरौली की बात करें तो भिरौली जो त्योहार मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जौनसार क्षेत्र में। और किस लिए मनाया जाता है? संतान कल्याण के लिए। ठीक है, तो जौनसार क्षेत्र में, जौनसार क्षेत्र में किस लिए? संतान कल्याण के लिए, संतान कल्याण या प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। वही चैतौल त्योहार की बात करें तो चैतौल में कई बार बता चुका हूं, चैतौल कहां पे मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चैतौल त्योहार कहां पे मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और इस त्योहार की बात करें तो ये कब? चैत माह की, कब? चैत माह की अष्टमी को मनाया जाता है। और इस त्योहार की बात करें तो इसमें किस मुख्य देवता कौन है जिसकी पूजा होती है? उस देवता का नाम है देवल समेत, देवल समेत। ठीक है, देवता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है और इनकी धार्मिक शोभ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है,
देखो एक चैतौल था, तो चैतौल चैत माह की अष्टमी देवल समेत की पूजा कहाँ पे होता है? पिथौरागढ़ में होता है। चैती मेला चंपावत, और एक चैत से संबंधित एक और था चैतोला। चैतोला क्या होता है? हाँ, क्या होता है चैतोला? और अगला है बैसी। बैसी की बात करें, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मंदिरों में 22 दिनों तक मनाए जाने वाला क्या होता है? एक त्योहार होता है, जिसमें जो डांगरे या पशुआ होते हैं वो मंदिरों में सात्विक जीवन बिताते हैं, है ना। और रात में जो है क्या बोलते हैं आपके भजन वगैरह, ये है ना, गीत वगैरह लोकगीत गाए जाते हैं, तो बैसी हो जाएगा। ये चलता आपका 22 दिन तक पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड में मनाए जाने वाले क्या है, कुछ प्रमुख त्योहार हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी। एक और त्योहार अगर आपको याद हो तो अभी हाल में पेपर में भी आया था, इसको बोलते हैं सातु आठू। सातु आठू त्योहार। हम्म हम्म सातु आठू त्योहार। सातु आठू त्योहार, बताओ सातु आठू त्योहार। नंद हर जगह नंदा देवी की। हाँ, अच्छा ठीक है। सातु आठू जो त्योहार होता है, ये कब मनाया जाता है? सप्तमी या अष्टमी को मनाया जाता है। कौन सा सप्तमी अष्टमी? कौन सा सप्तमी अष्टमी? हाँ, हर जगह चैत। हाँ, भादो। ठीक है, भादो के माह में, भादो की सप्तमी अष्टमी को, सप्तमी अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सातु आठू। और इस दिन अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। ठीक, तो सातों आठों में ध्यान रखना आप। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, और प्रश्न क्या है? भादो मास की संक्रांति को मनाए जाने वाला वह त्योहार जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि देते थे, कौन सा त्योहार था ये? घी संक्रांति, है ना। तो घी संक्रांति, राज्य में भादो संक्रांति को घी संक्रांति के रूप में, या इसी को ओलगिया देना भी कहा जाता है, इस रूप में मनाया जाता है। पहले से परंपरा बनी हुई थी, राजा को क्या दी जाती है? भेंट दी जाती है। और इस दिन जो है घी खाना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है, तो इसलिए इसको घी संक्रांति भी कहते हैं। ठीक, चलो जी। इसके अलावा देखो हमारे राज्य में कई सारी संक्रांति और होती है, और हर संक्रांति को राज्य में अलग अलग त्योहार के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जैसे जब नया साल आता है, तो नया साल आता है आपका कब? चैत में आता है ना। तो जो चैत संक्रांति होती है राज्य की, इस चैत संक्रांति को जो है वो फूल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। फूल संक्रांति, या इसी को क्या बोलते हैं? फूलदेई कहा जाता है। ठीक है, चैत के बाद जो महीना आता है उसको क्या बोलते हैं? बैसाख। और जब बैसाख संक्रांति आती है, तो बैसाख संक्रांति किस रूप में मनाई जाती है हमारे राज्य में? तो ये मनाई जाती है बिखौती के रूप में। इस दिन पूरे राज्य भर में अलग अलग जगह पे क्या लगते हैं? मेले लगते हैं, है ना। वहीं जौनसार क्षेत्र में इसको बिस्सू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बैसाख के बाद अगला जो माह आता है, उस माह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ या जौठ जिसे बोला जाता है। तो ज्येष्ठ संक्रांति को जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? घोलिया संक्रांति। घोलिया संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ के बाद आपका अगला महीना हो जाएगा आपका कौन सा? श्रावण। ठीक है, हाँ, बीच में आषाढ़ भी आता है, पर आषाढ़ को कुछ नहीं मनाते, है ना। ठीक है, आषाढ़ नहीं। ठीक है, तो जब हम त्योहार पढ़ेंगे तो डिटेल में वैसे मैंने बताया कब क्यों नहीं मनाते थे हम। श्रावण की बात करें तो श्रावण जो संक्रांति होती है हमारे राज्य में, उसको हरेला पर्व के रूप में मनाया जाता है। जब आपने देखा 16 तारीख आती है ना, जुलाई का महीना, या सावन का, जो सावन का पहला दिन होता है ना, उस दिन हम क्या मनाते हैं? हरेला। सावन खुश हो रहे हैं है ना। हाँ, ठीक है, चलो जी। तो अच्छी बात है ना, इस दिन हम पेड़ लगाते हैं। ठीक है, श्रावण हो गया। श्रावण के बाद क्या आता है? भादो आता है। तो भादो तो हमने देख लिया, है ना। भादो संक्रांति को क्या मनाते हैं? घी संक्रांति मनाते हैं। भादो के बाद क्या आता है? हाँ, कार्तिक आता है, पर कार्तिक नहीं मनाएंगे हम, है? कार्तिक के बाद सीधे माघ। अश्विन आता है, और अश्विन संक्रांति को भी मनाते कुछ। हाँ, बस नवरात्रि मनाते हैं ना। हाँ, संक्रांति में। ठीक है, संक्रांति के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं। तो अगला सीधे याद रखना आपको, माघ। और माघ संक्रांति को हम किस रूप में मनाते हैं? माघ संक्रांति के रूप में, या इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तरायण, या इसी को क्या बोलते हैं? मकरैण, या इसी को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। इसी को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है।
ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक, चलो जी हटा दो इसको, अगला प्रश्न आ जाओ। देखो आपको बताना है कि उषा देवी मंदिर कहाँ है, उषा देवी मंदिर कहाँ है, उषा देवी मंदिर है? सोच रहे उषा देवी हमने देखी है पर मंदिर मंदिर नहीं पता था ना। उषा देवी आपके गांव की उषा देवी की बात नहीं कर रहा है ना। कहीं अपने चाची ताई की याद आ गई होगी, उषा देवी है ना, मंगला देवी, उषा देवी, रूपा देवी है ना, हाँ, विमला देवी है ना। चल, तो उषा देवी का जो मंदिर है देखो, उखीमठ है ना, उखीमठ रुद्रप्रयाग, इसलिए तो उखीमठ नाम पड़ा ना, उषा उखीमठ। ठीक है, चलो चलो देखो उखीमठ अपने आप में खास है, क्यों खास है? हाँ, एक तो यहाँ पे भगवान केदार का ये शीतकालीन आवास है, इसके अलावा कौन से भगवान है, एक ही है पर रूप थोड़ा अलग है ना। ठीक है तो केदार ही है सारे। ठीक, तो एक तो क्या हो गया, केदार, भगवान केदार एवं मदमहेश्वर। ठीक है, भगवान का क्या है, शीतकालीन आवास है, शीतकालीन क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। और जो शीतकालीन आवास है, यहाँ पे जो मंदिर है, इसी मंदिर का नाम क्या है, कई बार बता चुका हूं, ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भी शंकराचार्य जी ने ही किया था। ठीक है, चलो तो केदार एवं मधवेश्वर का शीतकालीन आवास आपका ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसी क्षेत्र से अभी आजकल चर्चाओं में है, आजकल एक और धाम के कपाट बंद हुए हैं, या एक और केदार के कपाट बंद हुए। कौन से केदार, किसके कपाट बंद हुए अभी हाल में, पिछले 2-3 दिन के भीतर में? केदार का तो कब हो गया ना, 23 दिवाली के तुरंत बाद ही हो गया था है। आजकल अभी 2-3 दिन में कौन सा बोल रहे, तुंगनाथ, जो तृतीय केदार हैं भगवान तुंगनाथ का क्या हो गया है, कपाट बंद हो गए हैं। और भगवान तुंगनाथ की बात करें तो उनका शीतकालीन आवास कहाँ है, आसपास ही है। तुंगनाथ, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है, हाँ बस गोपेश्वर, इतनी दूर जाएंगे हैं? ये मुखवा क्या है, मतलब केदारनाथ से उत्तरकाशी ले जाए सीधे हैं? तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है आपका कहाँ, एक गांव याद रखना, मक्कू। ठीक है, मक्कू मठ ध्यान रखना, ठीक है, मक्कू गांव पड़ता है। और ठीक है, तो भगवान शीतकाल तुंगनाथ का शीतकालीन आवास हो जाएगा, मक्कू मठ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो बात करें तो आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश में भी कई सारे मंदिर। ठीक है, कौन कौन से मंदिर है, जैसे एक मंदिर है भरत मंदिर, भरत मंदिर आपको कहाँ मिल जाएगा, ऋषिकेश में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भरत मंदिर के अलावा नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव का मंदिर आपको ऋषिकेश में मिल जाएगा। नीलकंठ महादेव के अलावा कैलाश निकेतन मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, निकेतन मंदिर ये भी आपका कहां पर है, ऋषिकेश में। ऐसी आपने 84 कुटिया सुना होगा, 84 कुटिया भी कहाँ है, कहां पर है, ऋषिकेश में है, नहीं है? 84 कुटिया भी कहाँ है, ऋषिकेश में है। ठीक है, चलो जी, हाँ पौड़ी, तो पौड़ी में है, तो पौड़ी के ही ऋषिकेश वाले तो भाग में आते हैं। ठीक है, एरिया तो ऋषिकेश वाले है ना। ऋषिकेश तीनों जनपदों में आता है, टिहरी में भी आता है, देहरादून में भी आता है, पौड़ी में भी आता है। ठीक, अगर जनपद पूछेगा तो तब आपका ऋषिकेश पौड़ी वाला हिस्सा। ठीक है, तब ध्यान रखना है। चल, इसके अलावा गंगोली हाट की बात करें तो गंगोली हाट में जो मंदिर है वो पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर के अंदर जो गुफा मंदिर है, ठीक है, तो ये आपका गंगोली हाट में हो जाएगा। वहीं गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर में कौन कौन से मंदिर है, एक है भगवान गोपीनाथ का मंदिर, ठीक है, नरसिंह मंदिर ऊपर है जोशीमठ। ठीक है, तो गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर हो जाएगा, और राज्य का नरसिंह मंदिर कहां पर है, जोशीमठ में हो जाएगा, जो भगवान बद्री का क्या है, शीतकालीन आवास भी है। और यहाँ पे लगने वाला जो मेला है वो कौन सा मेला है, जो जोशीमठ में मेला लगता है नरसिंह मंदिर में? हाँ, कपाट खुलने के समय पे लगता है। हाँ, है
ये वाला क्या वहां क्या थर्ड अंपायर है? हाँ, तिमुंडिया मेला। कौन सा मेला लगता है? तिमुंडिया मेला लगता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले नारी हृदय की वेदना के प्रतीक गीत हैं। बताओ कौन सा गीत है? नारी हृदय की वेदना है। हाँ, कल ही बताया था ना, इवनिंग वाले बैच में चल रहा है आजकल। ठीक है, तो ये आपका क्या है? झुमेलो गीत है ना। झुमेलो जो गीत है वो कैसे गीत होते हैं? तो ये होते हैं आपके कैसे? विरह प्रधान गीत। विरह, विरह एवं प्रेम प्रधान गीत होते हैं। विरह एवं प्रेम प्रधान गीत होते हैं। ठीक है, अपने मायके और अपने पति की याद में जो है नवविवाहित महिला जो है इन गीतों को क्या करती है? गाती है। ठीक, बाकी होरी गीत तो है ना, क्या ये बोलना होरी गीत मतलब होरी है नहीं बोलते आप जब बोलते हैं, है ना, खोलते ना होरी, तो होरी है आज क्या है होरी है। ठीक है, उसके अलावा चौफला गीत। चौफला गीत की बात करें तो चौफला गीत जो है कब गाए जाते हैं? चौफला गीत अच्छा, पति के घर आने की खुशी में है ना, यानी कि प्रिय मिलन की सुख में जो है चौफला गीत क्या किए जाते हैं? गाए जाते हैं। तो यानी कि एक प्रकार का क्या होता है? श्रृंगार भाव। ठीक है, अब देखो पति घर आ रहे हैं तो ये थोड़ा ना कि वहां है ना आप वहां गंदे से कपड़े पहन के आ रखे हैं, है ना, मतलब पहले के जमाने की बात करो जब पति बाहर काम करने जाता था, है ना, पत्नी अपने गृह कार्य करती थी। अब 6 साल में या 2 साल में पति घर आ गया अचानक से, ये थोड़ा ना कि वहां अजीब सा मुंह बना के, है ना, आज की तरह। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या था, बहुत बड़ी बात थी 2 साल में भाई घर तो आया कम से कम। ठीक है, चल, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? श्रृंगार भाव रहेगा और फिर मिलके क्या किया जाता है? गांव में नृत्य किया जाता है। ठीक है, ठीक, चलो अब नृत्य करेंगे तो सज धज के करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? श्रृंगार भाव वाला हो जाएगा। वहीं छपेली गीत की बात करें तो जो छपेली गीत होता है ये कहाँ पे गाया जाता है? ये आपका कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पे गाया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। छपेली ऐसे एक छोपती, छोपती कहाँ गाया जाता है सब? रमाई जौनपुर क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वाल फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो जो आपका रमाई जौनपुर क्षेत्र है, अगर रमाई जौनपुर नहीं आ रखे ऑप्शन में गढ़वाल कुमाऊं या कुछ और दे रखा है तो तब गढ़वाली करोगे, लेकिन जब सीधे सीधे रवाई जौनपुर दे दिया तो तब रवाई जौनपुर ही होगा, चाहे उसमें गढ़वाल भी ऑप्शन होगा तब गढ़वाल नहीं होगा ना। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रवाई जौनपुर और जौनसार ये गढ़वाल से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। ठीक है, चलो जी, इसके अलावा अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कौन सा है? बैर नृत्य है ना। बैर नृत्य बताया था। यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है? तार्किक वाद विवाद होते हैं, दो टोलियां होती हैं या जो दो क्या होते हैं? प्रतियोगी होते हैं, इनके बीच में गायन के द्वारा क्या होता है? वाद विवाद होता है, और इस वाद विवाद में जो टोली या जो व्यक्ति जीत जाता है उसको क्या बोलते हैं? बैरिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो वैर गीत है वो कुमाऊं का क्या है? एक प्रकार का तर्क प्रधान क्या है? नृत्य गीत है। तर्क प्रधान क्या है आपका? नृत्य गीत हो जाएगा। बाकी घुघुती नृत्य जो है पता ही है, गढ़वाल क्षेत्र में बच्चों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, इनको मैच करिए भाई। ठीक है, चलो जी मैच करो इनको। मैच कीजिए इनको। मैच करिए। तो सबसे पहले देखो बिड़ाई, बिड़ाई वाद्य यंत्र की बात करें तो बिड़ाई कैसा वाद्य यंत्र है? बिड़ाई कैसा वाद्य यंत्र है? धातु वाद्य यंत्र है, नहीं है? ठीक है, हुड़की या हुड़का कैसा वाद्य यंत्र है? कैसा है? चर्म वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, रणसिंघा या मोछंग कैसा है? फूक वाद्य यंत्र। और एक तारा और द्वितारा कैसा हो जाएगा? तार या तांत वाद्य यंत्र हो जाएगा। कौन सा? लेकिन वो धातु का बना है ना, मूल क्या है? अरे ऐसे तो हर उसी पे धातु भी लगी होगी, उसमें लकड़ी भी लगी होगी, चर्म भी लगा होगा, सब कुछ लगा होगा। कौन? तो कैसे बजाते? बजाते कैसे? हाँ, ऐसे मार मार के बजाते या फूक मार के बजाते? हाँ, कौन सा? हाँ, क्या? वो लेकिन उसको दांत के बीच में रखा जाता है,
ठीक है, ऐसे करके उसको बजाया जाता है। ठीक है, चलो, तो बिड़ाई हो गया धातुवाद्य यंत्र। ठीक, तो कौन सा होगा, मिलान करो। और मान लो अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है, तब भी ऑप्शन के हिसाब से तो आपको देखना पड़ेगा ना कौन सा मैच कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मेरे को तो ये लग रहा है बिड़ाई ये भी है ये भी है, लेकिन देखो बिड़ाई कैटेगराइज जब मैंने पढ़ाया था आपको, ये वैसे भी क्या है, धातुवाद्य यंत्र के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, जैसे जैसे कई वाद्य यंत्र है ना, वो धातु की भी बनी है और फूक के द्वारा भी मारा जाए। अब ऐसे थोड़ी कि हम उसको जो जिसमें फूक मारेंगे उसको फूक वाले में ही रखें। ठीक है, अब चाहे वो धातु की बनी हो, चाहे चर्म का बना हो, चाहे किसी भी चीज का बना हो, वो कैटेगराइज किया गया। ठीक है, चलो, तो ये बताओ उसके बाद, हाँ कौन सा मिल रहा है इसमें बताओ, कौन सा, सी वाला। तो एक का एक, बी का तीन, एक का एक, बी का तीन, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, धातु में और वाद्य यंत्र बताओ, जो धातु में कौन कौन से वाद्य यंत्र है। एक हो जाएगा आपका क्या, झांझ, झांझ है ना, ठीक है, झांझ हो गया, है ना। अब देखो ये भंगोरा बोल गया उसने, जैसे करताल, यही तो गड़बड़ नहीं करनी है, इसीलिए तो वो पूछता है। अब देखो, अब जैसे भंगोरा है, बना तो धातु का है ना, आप बोलोगे धातु वाद्य यंत्र नहीं, लेकिन मेन क्या बजाया कैसा जाता है, फूक से बजाया जाता है। मेन तो फूक से बजाया जा रहा ना, नहीं तो हम धातु का बनाओ किसी का बनाओ, मेन तो फूक से, इसीलिए उसको फूक में रख रहे, फूक ये वाला नहीं रे, है ना। ठीक है, हाँ ठीक, तो झांझ हो गया, करताल हो गया, ऐसे क्या है आपका, कसेटी हो जाएगा। ठीक है, कसेटी हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, ये आपके क्या है, धातु वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है, धातु वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक, चलो, एक आपका घाना भी है, घाना, घाना, घाना या घानी, घाना घानी से याद है घनानंद जी भी थे ना। हाँ, तो ध्यान रखना घनानंद किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, इसी साल उनकी डेथ हुई है, किस क्षेत्र से संबंधित है, हाँ हास्य कलाकार है ना, या रंगमंच आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिल्मों से संबंधित हो जाएगा। वहीं फूक वाद्य यंत्र की बात करें तो फूक वाद्य यंत्र में आपको क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा कौन, रणसिंघा, क्या हो जाएगा, चल लिखा है रणसिंघा तो है ना, भंकोरा हो जाएगा। ठीक है, ज्वाला मुरली, क्या बोलते हैं ज्वाला मुरली को, क्या बोलते हैं, अलगोजा, अलगोजा, इसी अलगोजा को रामसूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रामसूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलगोजा हो गया, रामसूर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रखना, मशकबीन, शादी विवाह। ठीक है, और सेना क्या बोलते हैं, परेड में क्या बजाया जाता है, मशकबीन बजाया जाता है। चर्म वाद्य यंत्र की बात करें तो चर्म वाद्य यंत्र जो आपके चर्म से बने होते हैं, जैसे जैसे ढोल हो गया, ढोल हो गया, दमाव हो गया, ठीक है, हुड़का हो गया, हुड़का या हुड़की हो गया, इसके अलावा डौर हो गया, ठीक है, डफली हो गया, ये सब आपके क्या है, चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, और एक तोरा दो तारा, ये क्या है, तार या तांत वाद्य यंत्र है। तार या तांत वाद्य यंत्र में अगर एक लिखना चाहिए तो आप कौन सा, एक सारंगी, ये सारंगी वाला याद कर लेते। ठीक, चलो जी, अब तीन तारा मत बोलना है ना। अगला प्रश्न आ जाओ, शोक व दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है, बताओ क्या करते हैं आपके यहाँ, हैं, उच्चारणा करते हैं, उच्चारणा करते तो हैं, या आप आवाजो होता है। आवाजो नहीं सुना आपने, नहीं सुना आवाजो, आवाजो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है परिवार में, तो आपने देखा अन्न भी छोड़ते ना एक दिन, है ना, या कुछ दिन तक आप क्या करते हैं, शांत रहते, चुपचाप रहते, हो हल्ला नहीं करते, है ना, आपके घर में कोई फंक्शन नहीं होता है, तो ये दुख वाला ही तो है, शोक व दुख की स्थिति है। अरे घर में परेशानी है तो उसको शोक नहीं बोलते रहे, ये उचारणा तो कब किया जाता है, घर में दुख की स्थिति हो, दुख का मतलब शोक थोड़ी हुआ, शोक तो एक अलग चीज है, कोई मर गया तब शोक होता है ना। ठीक है, चलो, तो जब किसी की मृत्यु होती है तो जिस परंपरा का निर्वहन किया जाता है उसको अबाजू कहते हैं। ठीक है, बोला हमें अबाजू हो रखा है ना, अबाजू हो रखा है, बोलते हैं ऐसे। ठीक है, और जिस दिन मर गया उस दिन क्या खाना भी छोड़ते हैं ना, एक रात खाना छोड़ना होता है ना, मतलब उस परिवार के साथ में उसके जो दूर दूर तक के होंगे ना, सबको करना पड़ता है ना ये काम। ठीक, वहीं उचारणा की बात करते तो उचारणा क्या है, उचारणा क्या है, मतलब वो करते हैं क्या, मतलब वो करते हैं, नजर उतारते हैं।
ठीक है। और उचाणा जनरली आपने कई बार देखा होगा कि जब घर में कोई विकट स्थिति आती है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दुख बीमारी होगी और कई डॉक्टरों के पास चले गए, ठीक ही नहीं हो रहा है ना, तब डॉक्टर भी बोलता है ना, अरे इसको दूसरा वाला डॉक्टर चाहिए, है ना मेरे वाले से नहीं हो रही है। तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर उस व्यक्ति पे कुछ लगा है, ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि पहाड़ों में आम होता है ये चीजें, अगर मान लो व्यक्ति पे कुछ लगा है तो तब क्या किया जाता है, चावल लिए जाते हैं ना, या अनाज लिया जाता है। तो फिर बोलेंगे, हे जो भी है तू, है ना, अगर तूने 2 दिन के अंदर अपना प्रभाव दिखा दिया, ठीक कर दिया, तो हम ये चीज कर लेंगे। और अगर सच में प्रभाव हो गया, 2 दिन में आदमी ठीक हो गया, तो तब फिर जांच पूछ करते ना, तब जाते हैं दूसरे वाले डॉक्टर के पास कि एक्चुअल में समस्या क्या है। तो उसी को क्या कहा जाता है, उचाणों कहा जाता है ना। ठीक, ये ध्यान रखना है। सतनजा बताया था, 7 अनाज। ठीक, चलो अगला प्रश्न। किस वर्ष अलेक्जेंडर कनिंगम ने हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था, बताओ। हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था, बताओ कब किया था। हाँ, 62 और 65 के बीच में हरिद्वार का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था अलेक्जेंडर के द्वारा, 1862 और 1865 में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों को उनकी खोज के संदर्भ में सुमेलित करना है। देखो, सबसे पहले देवीधुरा से सर्वप्रथम जो कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, वो कब हुए हैं, देवीधुरा से हैं देवीधुरा से कब प्राप्त हुए हैं, तो ये 1856 ईस्वी में हो जाएगी। ठीक है, वहीं बात करें द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में 1877 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। और द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में जो प्राप्त हुए हैं, ये किसने किए थे, रिवेट कॉर्नाक के द्वारा। और यहाँ पे 12 समानांतर पट्टियों में क्या मिले हैं, 200 कप मार्क्स मिले हैं। कितने, 200 कप मार्क्स की खोज की गई थी। इसके अलावा लाखुडियार की बात करें तो लाखुडियार की खोज कब हुई, 1968 में। वहीं मलारी गांव की बात करें तो मलारी गांव के समाधान 1956 में खोजे गए थे। ठीक है, चलो तो कौन सा मिल रहा है, एक का दो इसमें मिल रहा है, बी का 4, बस डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला है, तो किस स्थान से मिला है, लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ है। और राजकुमारी ईश्वरा की बात करें तो ध्यान रखना, इस लेख से जिस वंश की जानकारी मिलती है, उस वंश का नाम क्या है, सिंहपुर का यदुवंश। ठीक है, सिंहपुर का यदुवंश, सिंहपुर का यदुवंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो ये यदुवंश हमारे उत्तराखंड में शासन करता था, ये लगभग 6वीं से लेकर 7वीं सदी के बीच में करता है। और इसी लेख से हमें जानकारी मिलती है, यदुवंश के 12 शासकों की जानकारी मिलती है। कितने, 12 शासकों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, 12 शासकों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें जो संस्थापक बताया गया है इस वंश का, वो कौन है, संस्थापक यदुवंश का, उसका नाम है सेनवर्मन। ठीक है, अब जो ये राजकुमारी ईश्वरा थी, ये राजकुमारी ईश्वरा जो थी, ये यदुवंश का एक राजा हुआ है जिसका नाम है भास्कर वर्मन। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी, भास्कर वर्मन की पुत्री थी। भास्कर वर्मन की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है, भास्कर वर्मन की पुत्री थी, जिसकी शादी जो है जालंधर का एक राजकुमार था, जालंधर का राजकुमार। ठीक है, जालंधर का राजकुमार, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की क्या थी, पत्नी। चंद्रगुप्त की कौन थी, पत्नी थी। जालंधर राजकुमार, राजा नहीं है, राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का बेटा, राजकुमार चंद्रगुप्त की क्या थी, पत्नी थी। और इसी में जो है इस क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है, सिंहपुर कहा गया है, या इस क्षेत्र की राजधानी कहाँ है, शिवपुर में। ठीक है, चलो जी, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, जौनसार भावर एवं कालों का डांडा से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, किसकी, यौधव वंश की। ठीक है, तो जौनसार भावर एवं कालों का डांडा से यौधव वंश की जानकारी प्राप्त हुई है।
यादव वंश ऐसा माना जाता है कि ये कुड़िन्नों के क्या थे, समकालीन थे। कुड़िन्नों के क्या थे, समकालीन। कुड़िन्नों के क्या थे, समकालीन थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि कुषाणों को कुचलने में, ठीक है, राज्य में कुषाणों को कुचलने में इनकी क्या थी, भूमिका थी। कुषाणों को कुचलने में यानी इनको समाप्त करने में क्या थी, इनकी भूमिका थी। ठीक है, कुषाणों को कुचलने में इनकी भूमिका थी। इसके अलावा इनके जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले। द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले, मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए, वाले सिक्के क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलो जी। और बाकी जो है इनके सिक्कों पे जो चित्र मिले हैं वो चित्र मिला है शूलधारी कार्तिकेय का चित्र। शूलधारी कार्तिकेय का क्या मिला है, चित्र मिला है। कार्तिकेय का क्या मिला है, चित्र मिला है। तो ये आपको यादव वंश के बारे में क्या रखना है, याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, यादव वंश के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल एवं उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है। वैसे मिलम से बड़ा तो पिंडारी ग्लेशियर है, ये भी तो कुमाऊं में है, तो फिर पिंडारी क्यों नहीं होगा बड़ा। हाँ, पिंडारी गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह है ना। कुछ भाग इसका कहाँ है, बागेश्वर में है, तो कुछ भाग कहाँ है इसका, चमोली में भी। ठीक है, तो इसलिए पिंडारी नहीं आएगा, तो सबसे बड़ा तो मिलम हो जाएगा, और गढ़वाल कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर नॉर्मली आता है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, तब पिंडारी हो जाएगा। चलो, तो कौन सा कथन सही हुआ, सी वाला, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, मदमेश्वर नाथ के निकट स्थित बुग्याल कौन सा है, तो कौन सा है, कसनी खर्क, कौन सा है, कसनी खर्क हो जाएगा। इसके अलावा इधर ही आपको जैसे दुगल बिट्टा मिल जाएगा, दुगल बिट्टा। ठीक है, बाकी कौन से हैं, कसनी खर्क उधर हो गया, चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल है। ठीक है, बाकी देवरिया, देवरिया भी कहां पड़ता है, उखीमठ के ऊपर पड़ता है, देवरिया ताल है। ठीक है, बेदनी बुग्याल की बात करें तो ये कहां पड़ता है, चमोली में पड़ता है। बाकी बगजी की बात करें तो बगजी आपका कहां, चमोली में। ठीक है, और चमोली में यहां से हिमालय के क्या होते हैं, भव्य दर्शन भी होते हैं। ठीक है, कैला बुग्याल कहां है, हाँ, बद्रीनाथ के चारों ओर वाला बुग्याल। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित है, देखो घाटी वाला प्रश्न में लगातार डाल रहा हूं, है ना, ताकि घाटी वाला पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। बहुत सारी हम घाटियां पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो घाटी में उर्गम घाटी कई बार बता चुका हूं मैं प्रैक्टिस सेट में, उर्गम घाटी कहाँ है, चमोली जोशीमठ, बिल्कुल सही बात है। निजमुला घाटी कहाँ है, चमोली, बिल्कुल ठीक है। राड़ी घाटी कहाँ है, राड़ी टॉप धरासू उत्तरकाशी, बिल्कुल ठीक है। दारमा घाटी कहाँ है, पिथौरागढ़ में, है ना, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। ठीक है, बाकी हमारे राज्य में कई सारी घाटियां हैं और कई बार बता चुका हूं, फिर से, है ना, प्रैक्टिस सेट का यही फायदा है कि फिर से करोगे तो फिर से आ जाएगा, है ना। अगला स्कंद घाटी, स्कंद घाटी कहाँ है, स्कंद घाटी अब मैं कम से कम प्रैक्टिस पेपर में ही 10 बार बता चुका हूं। स्कंद घाटी कहाँ है, स्कंद घाटी चमोली नहीं, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में जो अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग वाली घाटी है, इसको क्या बोलते हैं, स्कंद घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कंद घाटी कहा जाता है। इसके अलावा पाणा ईरानी घाटी, पाणा ईरानी घाटी कहाँ है, पाणा ईरानी घाटी कहाँ है, चमोली में। ठीक है, चमोली में। सालिनी बताएगी नीति घाटी कहाँ है, है? कहाँ है, चमोली में है ना। ठीक है, निजमुला घाटी कहाँ हो जाएगी, चमोली में हो जाएगी। हापला घाटी, हापला, हापला भी कहाँ है, चमोली में हो जाएगा। ठीक है, चेनाब घाटी, चेनाब घाटी कहाँ है, चेनाब घाटी कहाँ है, बताओ। चेनाब घाटी भी नहीं इनको पता, चेनाब घाटी कहाँ है, हाँ बहुत बढ़िया, कहाँ है, चमोली में। ठीक है, कहाँ है, चमोली में।
इसको द्वितीय फूलों की घाटी भी कहा था, भूल गए आप लोग, है ना। जोशीमठ के आसपास ही यह घाटी है, कौन सी, चेनाब घाटी, ठीक है। द्वितीय फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें अगली अगली घाटी लिखना नेक्स्ट बादल घाटी। बादल घाटी कहाँ है, बादल घाटी, कितना अच्छा नाम है ना, पेपर में आने की पूरे चांस है। बादल घाटी है उधर, उधर कहाँ नहीं है उधर नहीं है बादल घाटी कहाँ है, जौनपुर क्षेत्र में, जौनपुर टिहरी गढ़वाल, ठीक है। बादल घाटी। तोता घाटी का है, तोता घाटी, बार बार पेपरों में आया रहता है, यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे टूटा हुआ है, सुने आपने बरसात के टाइम पे। तोता घाटी, टूट कहाँ रखा है, तोता घाटी। जाम कहाँ लगा है, तोता घाटी कहाँ है, ऋषिकेश। तोता घाटी कहाँ हो जाएगा, ऋषिकेश से थोड़ा आगे, ऋषिकेश वाले इलाके में हो जाएगा, टिहरी में आ जाएगा, ठीक है, तोता घाटी। इसके अलावा एक और घाटी लिखो, गौरा घाटी। गौरा, गौरा घाटी कहाँ है, तो ये चक्राता में, कहाँ है, चक्राता में हो जाएगा गौरा घाटी। गौरा घाटी कहाँ हो जाएगा, चक्राता, ठीक है। वैसे ये इतनी घाटियां मैं कई बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं आज आपको 3 घाटी और नहीं बता रहा हूँ, है ना। 3 घाटी, 3 घाटी में लिखना। एक अभी तो मैं कुमाऊं वाली नहीं बताई थी, आज अब से मैं कुमाऊं वाली बताऊंगा, ठीक है। एक है गगास घाटी, कौन सी है, गगास घाटी। गगास घाटी कहाँ है, तो यह है बगवाली पोखर में, बगवाली पोखर में हो जाएगा, ठीक है, बगवाली पोखर। उसके अलावा गीवाण घाटी, गीवाण घाटी कहाँ है, गीवाण घाटी अल्मोड़ा में ही एक स्थान पड़ता है, चौखुटिया, ठीक है। तो चौखुटिया में जो घाटी है उसको बोला जाता है गीवाण घाटी। अगली घाटी लिखो, बरारो घाटी। हाँ, कुछ याद है बरारो घाटी से, नहीं आया, हमें तो कभी याद ही नहीं आएगा, है ना। बरारो घाटी, इतिहास में पढ़ा था ना, बरारो घाटी अभियान, किसी का अभियान चला था, है ना, जिसका भी चला था आप घर में देख लेना, बरारो घाटी अभियान, ठीक है। बरारो घाटी जो है ये आपके कहां पर है, तो ये आपका सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर में हो जाएगा, बरारो घाटी हो जाएगा, ठीक। चलो जी, तो घाटी से कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, तो ये आज आपके लिए 3 घाटी नई घाटी है, ठीक है। चलो इन पे विशेष फोकस करना आज। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं हम। बाकी पिथौरागढ़ में आपको बता ही चुका हूं, सोर घाटी, सीरा घाटी, है ना। चलो, परियों का देश खैट पर्वत, हाँ जी, कहाँ है, कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में परियों का देश खैट पर्वत, है ना, जहाँ आज भी आछड़ियां घूमती रहती है ना। कहीं कभी जाओगे तो चटक फटक होके मत जाना वहाँ, है ना, ठीक है, बिल्कुल गंदा होके जाना उधर है ना, मोद होके भी नहीं जाना। थोड़ा भी अगर सज धज के चले गए तो फिर परियां नहीं छोड़ेगी आपके, है ना। इनको क्या कहा जाता है, हिमालय की आछड़ियां कहा जाता है, खैट पर्वत, ठीक है। जीतू बगड़वाल को परियों ने यही हरा था, खैट पर्वत में, ठीक है। लेकिन मोहलत दी थी ना बाद में कि खेत से ले जाएंगे, बाद में लेके भी गई थी, ठीक है। तो ये खैट पर्वत की ही परियां थी। तो कहां पर है आपका, टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6861 मीटर की ऊंचाई नंदाकोट पर्वत कहाँ है, नंदाकोट पर्वत। तो नंदाकोट पर्वत आपका ए और बी दोनों, यानी चमोली में, पिथौरागढ़ में भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ताल स्थलिया सागर पर्वत में स्थित है, तो कौन सा स्थित है, तो देखो, वैसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं भाई, देवरिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कहाँ है, उधर है, बदाणी ताल है। एक ही है जो केदार ताल, जो हमने पढ़ा था, कहाँ है, उत्तरकाशी में केदार ताल। अगला प्रश्न, वैतरणी कुंड व शैलोदक कुंड किस जनपद में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपका चमोली में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, चमोली में हो जाएगा, ठीक है। बाकी चमोली में भी कुछ और इंपॉर्टेंट ताल है, जैसे एक ताल है भाप कुंड। भाप कुंड सुने आपने, कहाँ है भाप कुंड, हाँ, चमोली में, कहाँ पर, तपोवन, तपोवन में हो जाएगा। एक और कुंड है आपका ऋषि कुंड, ये भी कहाँ है आपका, चमोली में है। इसके अलावा कुछ कुंड जो बद्रीनाथ के आसपास है, जो फेमस कुंड है, इनमें से एक कुंड है जैसे आपका मानुसी, कौन सा है, मानुसी छिल्लर नहीं है, मानुसी छिल्लर सुने आपने, है कौन थी मानुसी चिल्लर या छिल्लर, जो भी है ना, है मानुसी छिल्लर, ये क्या रही है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स है, अभी कुछ साल पहले मिस यूनिवर्स रही थी ना, 2000 में नहीं रहे, अभी 2020-21 की बात है,
ठीक है, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स रही थी, है ना। हाँ, मानुषी हो गया, ठीक है, मानुषी हो गया। उस वाली मानुषी की बात नहीं है, कुंड की बात हो रही है, ऐसा मत समझना उसके नाम पे रख दिया, ठीक है। त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, ठीक है। ऐसे ही एक और कुंड है नारद कुंड, ठीक है, नारद कुंड। उसके अलावा एक और कुंड लिखना सतपथ कुंड, सतपथ कुंड। तो ये बद्रीनाथ के आसपास फैले हुए 5 प्रमुख कुंड है, मानुषी, त्रिकोण, तप्त, नारद और सतपथ कुंड हो जाएगा, ठीक है। चलो, बाकी देहरादून में बात करें तो देहरादून में कांसेरा ताल या कांसेरा कुंड, ठीक है। ऐसे ही आपका कौन सा हो जाएगा, गौतम कुंड, कौन सा हो जाएगा, गौतम कुंड। ऐसे ही आपका एक चंदवाड़ी, चंदवाड़ी ताल या कुंड, ये आपके देहरादून में हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अब देखो ये आपके ठीक है नदियों के संगम वाले प्रश्न है। सबसे पहले भागीरथी और जाड़गंगा का संगम कहाँ पे होता है, भैरव घाटी में। कहाँ पे होता है, भैरव घाटी में। भागीरथी प्लस भिलंगना, भागीरथी प्लस भिलंगना, हाँ भागीरथी प्लस भिलंगना कहां पर है, गणेश प्रयाग में हो जाएगा। भागीरथी और अस्सी गंगा कहां हो जाएगा, गंगोरी। और भगीरथी प्लस जलंधरी कहां हो जाएगा, हरसिल हो जाएगा। तो 1 का 4, 1 का 4 एक में ही है, बस हो गया, प्रश्न खत्म हो गया, बाकी मिलाने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, उत्तरकाशी में हुई वरुणावत पर्वत भूस्खलन से जनपद में काफी क्षति हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी बताओ, 2003 में। कब हुई थी, 2003 में। वरुणा पर्वत में भूस्खलन होने की वजह से 2003 में क्षतिग्रस्त हुई थी। अब हमारे राज्य में कई बड़े भूकंप आए, भूकंप नहीं रहे, भूस्खलन, ठीक है। अब भूस्खलनों का जरा इतिहास देखते हैं, कौन सा भूस्खलन कब आया था। अभी हाल में ही प्रश्न आया ना, भूस्खलन से भी प्रश्न आ रखा था पेपर में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो, याद रखना राज्य का जो रिकॉर्ड में है, सबसे पहले 1867 में एक भूस्खलन हुआ था, कहां पे, नैनीताल में। कहां पे, आलमा पहाड़ी पर, आलमा पहाड़ी भूस्खलन, कहां पे, नैनीताल में, हेनरी डैमजे के समय, ठीक, नैनीताल में। उसके बाद अगला जो भूस्खलन हुआ था, ये हुआ 18 सितंबर 1880 ईस्वी में, और ये भूस्खलन हुआ था शेरका डांडा, शेरका डांडा, कहां है शेरका डांडा, ये शेरका डांडा भी आपका कहां पर है, नैनीताल में हो जाएगा। इसके बाद अगला भूकंप 6 सितंबर 1893 कहां पे हुआ, 1893 विरही गंगा में, जब पहाड़ गिरा था, विरही गंगा में गौना झील का निर्माण हुआ, विरही गंगा में, विरही गंगा भूस्खलन, कहां है विरही गंगा, कहां पर है, कहां है, चमोली में, कहां पर है, चमोली में। उसके बाद 1983 में जो भूस्खलन हुआ बड़ा, वो हुआ आपका कहां, कर्मी, कहां पे, कर्मी, कर्मी कहां है, बागेश्वर में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला भूस्खलन लिखना 1990, ये नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ में क्या हुआ, भूस्खलन हुआ। फिर उसके बाद 1996 में, 1996 में बेरीनाग, कहां है बेरीनाग, पिथौरागढ़, बेरीनाग भूस्खलन 1996। फिर 11 अगस्त 1998, 11 अगस्त 1998 ये भूस्खलन कहां हुआ, नहीं, ये हुआ कहां, उखीमठ में, उखीमठ कहां, रुद्रप्रयाग। फिर उसके बाद 18 अगस्त 1998 ये हुआ कहां, ये हुआ मालपा में, ऑपरेशन ब्लू एंजल, ठीक है। इसके अलावा अगला जो भूस्खलन है, ये हुआ आपका कहां पे 2004 में, 2004 में टिहरी बांध भूस्खलन, टिहरी बांध भूस्खलन, ठीक है, जहां पे बांध बन रहा है वहां पे भूस्खलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2010 में लिखेंगे, 2010 में बागेश्वर में एक स्थान पड़ता है कपकोट, कपकोट भूस्खलन, ठीक है। ये कहां पे हुआ, कहां पे हुआ था, ये कपकोट बागेश्वर में। और लास्ट जो भूस्खलन जो खूब चर्चाओं में रहा देश में, वो कौन सा था, बहुत चर्चाओं में रहा, सबसे ज्यादा चर्चाओं में ये भूस्खलन रहा, ये 2023 में है। कौन सा भूस्खलन, सिलक्यारा सुरंग, हाँ सिलक्यारा सुरंग, ठीक है, सिलक्यारा सुरंग भूस्खलन, ये आपका 2023 में हुआ,
ठीक है, तो ये सारे भूस्खलन याद रखना। अभी नीलकंठ वाला कहा गया, नीलकंठ, कपकोट और कर्मी, कर्मी का है यहाँ, ये तीन अभी पेपर में आ रखे थे। ठीक है, चलो जी लिख दिया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब करी गई? ये की गई 2013 में। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। किस रूप में? हेली नेशनल पार्क के रूप में, हेली नेशनल पार्क के रूप में। ये भारत का ही नहीं अपितु एशिया का प्रथम, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क था, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। वही साल 1957 में, 1957 में इसका नाम चेंज किया गया और क्या रखा गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। साल आया 1973, 1973, 1973 में जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था उसके तहत देश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, देश का फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्या बनाया गया? देश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक, बाकी उसके बाद 2013 में आपको पता ही है क्या हुआ 2013 में। ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, 118 सदस्य है ना इसके थे। फिर उसके बाद 2020 में, जैसे इंसानों को 2020 में क्वारंटीन किया जा रहा था कोरोना के समय, ऐसे ही देश का पहला एनिमल क्वारंटीन सेंटर जो है यही बनाया गया था। ठीक है, तो देश का पहला फर्स्ट, ठीक है, पशु क्वारंटीन सेंटर, पशु क्वारंटीन केंद्र बनाया गया। इतनी बातें आपको याद रखना है। बाकी इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 कुछ है ना, 800, हाँ 820 के अराउंड लगभग है ना। ठीक है, और कहाँ कहाँ है? पौड़ी और नैनीताल। 520, 800 क्यों बोल रहे? 520 है ना, 800 कुछ तो शायद राजा जी का है ना। हाँ 520, इसमें से 312 आपका पौड़ी और 208 लगभग कहाँ पर है आपका? नैनीताल में हो जाएगा। ठीक, चलो इसका प्रवेश द्वार कहाँ पर है? ढिकाला, ढिकुली नहीं हो, ढिकुली क्या हो? ढिकाला। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम अब मां गंगा हवाई पट्टी रखा गया? ठीक है, देखो अब वैसे भी देखो, अगर सपोज दैट आपको नहीं पता, आपने कभी पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में इस प्रश्न को, है ना, फिर भी देखो अगर तुक्का लगाना है और प्रश्न करना ही करना है ना, ऐसी भी तो संभावना होती है भाई प्रश्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं किया तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा है। देखो माँ गंगा का संबंध कहीं ना कहीं भगीरथी नदी से ही होगा, है ना, यही मान सकते हैं ना, और होता भी यही। तो देखो भगीरथी के आसपास बस एक ही स्थान आपको दिख रहा होगा, कौन सा? आपका चिन्यालीसौड़। बाकी तो पंतनगर कहाँ रह गया? गंगा से कोई लेना देना, जौली ग्रांट का क्या है? गंगा माँ से लेना देना है कुछ नहीं। नैनी सैनी कहाँ? पिथौरागढ़ में रह गया, कोई है ही नहीं, है ना, तो एक ही बसता है यहाँ पे चिन्यालीसौड़। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये नहीं कि खाली जब मैंने नहीं पढ़ा तो मैं करूंगी नहीं, भैया करूंगा ही नहीं प्रश्न, है ना। ठीक है, थोड़ा ऐसा भी दिमाग लगाना चाहिए कभी कभार। राज्य में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? देखो अगर साक्षरता की बात करें तो पहली बात हमारे उत्तराखंड की साक्षरता है 78.82% है। देश में बात करें तो देश में हमारा नंबर आता है कौन सा? 17वां नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है? 17वां नंबर आता है। वहीं अगर मेल साक्षरता की बात करें तो मेल साक्षरता कितनी है? लगभग 87% है। देश में बात करें तो देश में पुरुषों की साक्षरता के मामले में हम 13वें नंबर पे आ जाते हैं, और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का प्रतिशत है 70%, और देश में हमारा नंबर आ जाता है कौन सा? 20वां नंबर आ जाता है। वहीं फीमेल की साक्षरता में जनपदों में बात करें तो सबसे ज्यादा, है ना, फीमेल साक्षरता, सबसे ज्यादा फीमेल साक्षरता कहां पे? देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, और देहरादून में लगभग फीमेल की साक्षरता कितनी है? 78% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नैनीताल, और नैनीताल में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो कितना है? 77% है। सबसे कम में बात करें तो सबसे कम में आपका उत्तरकाशी आता है, उत्तरकाशी सबसे कम में, और कितना है? 62%।
और उत्तरकाशी के बाद दूसरा जो जिला आता है वो है आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में कितना है, 64% आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे कम में हो जाएगा और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता में देहरादून और नैनीताल। वहीं पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से गलत युग्म चुनिए, गलत युग्म चुनो। उन्मुक्त चंद्र, चंद्रप्रभा एतवाल, देखो ये इससे संबंधित ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही है ना। कौन सा बुग्याल था वो, दयारा, हाँ, पहली बार पर्यटन के मानचित्र पे लेके आए। बछेंद्री पाल की बात करें तो बछेंद्री पाल क्या निशानेबाजी थी, निशानेबाज, अच्छा, अगर ये निशानेबाज थी तो फिर एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था 1984 ईस्वी में, कौन चढ़ा था, पहली विश्व की पहली महिला या भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला है ना, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल क्या है, पर्वतारोही, पर्वतारोही हो जाए। एकता बिष्ट क्रिकेट है ना। और अभी एक और लड़की याद रखना, अभी आपके भारत की बेटी है ना, स्नेह राणा। ठीक है, अभी जो इंडिया ने क्या जीता, अभी रुक जाओ, ये लड़के ही बोलेंगे ना, लड़के नहीं बोलेंगे, हाँ, इंडिया की बेटियों ने क्या जीता अभी, है क्या जीता बताओ, भारत की बेटियों ने क्या जीता इस बार, है वहाँ एशियन वर्ल्ड कप के, इन्होंने 2 कप आपस में ही जोड़ दिए है ना, एशियन वर्ल्ड कप, एशियन वर्ल्ड कप, वाह, हाँ, क्या विचार, ये भी यूनिक कॉन्सेप्ट है, एशियन वर्ल्ड कप है ना। होता है ऐसा वर्ल्ड कप कोई, क्या जीता हेमलता अभी, है कुछ तो जीता, दया कुछ तो जीता ना, है पर जीता क्या है ना, लगाना पड़ेगा दिमाग, जीता क्या है, क्या जीता, हाँ, क्रिकेट में क्रिकेट जीता, हाँ, क्रिकेट में ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी या टॉफी ये तो नहीं कि ट्रॉफी जीती है ना, कौन सी ट्रॉफी जीती वही तो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, इंडिया ने क्या जीता, महिला विश्व कप जीता, वर्ल्ड कप जीता, भाई बहुत बहुत बड़ी बात होती है ना वर्ल्ड कप जीतना। और उसी वर्ल्ड कप में उत्तराखंड की एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्नेह राणा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये नाम ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि स्नेह राणा का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से, स्नेह राणा। ठीक है, महिला वर्ल्ड कप में बताओ भारत की ओर से है ना, कैप्टन कौन थी ना, ये बोलेंगे लड़कियां बोलेंगे, हाँ, लोगों ने क्या जीत लिया, तुम कैप्टन भी याद नहीं रख सकते, हाँ बताओ कैप्टन कौन थी, कोई तो थी, कोई तो थी है ना, कौन थी, एक लड़की थी, हाँ, कौन थी वो, हरमनप्रीत कौर, कौन थी, हरमनप्रीत कौर। चलो जी, क्या कर सकते हैं ना, खैर कुछ नहीं किया जा सकता है। चलो जी, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, है ना। देखो चंडी प्रसाद भट्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में बात करें तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है उत्तराखंड से, है कि नहीं, है ना। इनका नाम उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में पर्यावरणविद के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, इनकी बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना इनका जन्म, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है तो जन्म भी इंपॉर्टेंट है। तो 1934 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ होता है, चमोली में होता है। कहाँ पर होता है, चमोली जनपद में होता है। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिकता क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1964 में इनके द्वारा, ठीक है, दसौली ग्राम स्वराज, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई, स्वराज मंडल की क्या की गई, स्थापना की गई पर्यावरण के क्षेत्र के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद साल आया 1970 ईस्वी, 1970 में इन्होंने एक और संगठन बनाया, संगठन का नाम था डालियों का दगड़िया, डालियों का दगड़िया। तो डालियों आप जानते हैं, डालियों मतलब पेड़, और दगड़िया मतलब जानते हैं, है ना, यार दोस्त जिसे बोलते हैं। तो यानी कि पेड़ों को क्या बना, अपना दोस्त बनाना। तो डालियों का दगड़िया नाम का जो संगठन था वो इनके द्वारा बनाया गया। 1974 में जो चिपको आंदोलन हुआ है, उस चिपको आंदोलन की नींव बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। चिपको आंदोलन, जिस दिन वो महिलाएं वृक्ष से चिपकी, वो तो वो हिस्टोरिक डे तो था ही, ऐसे थोड़ी कि चिपको आंदोलन एक दिन चला, वो तो एक मूवमेंट था। चिपको आंदोलन तो आपको पहले से ही चल रहा था, इस पूरे मूवमेंट को नाम ही क्या दिया गया, चिपको मूवमेंट दिया गया था, है ना, 1970। उसके बाद साल आया 1982,
और 1982 में पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने जो अमूल्य योगदान दिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, तो इसके लिए इनको क्या दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। किस किस देश के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज के बाद सबसे बड़ा प्राइज होता है, ठीक है। उसके बाद साल आया 1986 ईस्वी 1986, और 1986 में इनको भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, कौन सा अवार्ड, पद्मश्री, ठीक है। हाँ देखो, विश्व वालों को पता चल गया, भारत वालों को तब पता चला है ना कि इस आदमी ने इतना बढ़िया काम कर दिया, भारत सरकार को तब पता चल रहा है, ठीक है। तो ये भी था ना, एक समय दौर था ये भी, बताओ, वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज कर दिया और हमारी सरकार को बाद में पता चल रहा है, इससे बेकार बात क्या हो सकती है ना, ठीक है। चलो जी, फिर उसके बाद साल आता है आपका, कब, साल आया 2005, और 2005 में, ठीक है, इनको क्या दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, विभूषण नहीं मिला इनको, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 2013 में फिर से इनको एक और अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2020 में फिर से इनको एक अवार्ड दिया गया, इंदिरा गांधी, 19 है, हाँ चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2000, हाँ ठीक है 19, ठीक बोले, 2019 में जो है इनको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, सॉरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख संस्थान एवं उनकी स्थापना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से बहुत अच्छे से मिलाओ इनको, ठीक है। चलो जी मिलाओ, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, पहले का पहला ये होगा, है ना, यानी कि पहले का पहला, तो पहले का पहले कहां मिल रहा है, पहले का पहला, बस सी ही ऑप्शन हो गया, एक ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। औषधीय एवं सुगंधित, डी भी है यहाँ, अच्छा डी में भी है ना, चलो चलो जी, अब बताओ आप बताओ रे, डी है ना। सबसे पहले देखो, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान 1989, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान 1959, वन अनुसंधान संस्थान 1906, देखो ये तो सभी को याद रहा होगा ना, वन अनुसंधान संस्थान, तो देखो सी का 4 जिसमें मिल रहा हो, सी का 4, अच्छा 2 जगह मिल रहा है ना, तो एक और चेक करनी पड़ेगा, है ना, जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो ये कौन सा हो जाएगा 1988 89, तो कौन सा सही हो गया आपका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रारंभ किया था, तो किसका प्रारंभ किया था भाई, है तरुण कुमाऊं का, इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है, तरुण कुमाऊं का क्या किया था, प्रारंभ किया था। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ और लिख देना, जैसे तरुण कुमाऊं की बात करें तो इसको 1922 में इनके द्वारा कहां से शुरू किया गया था, लेंस डाउन से शुरू किया था, लेंस डाउन से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। वहीं उत्तर भारत नामक जो पत्रिका या समाचार पत्र था, इसको शुरू किया गया था 1934-35 में, 1934-35 में, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये था आपका महेशानंद थपलियाल, महेशानंद थपलियाल के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और कहां से शुरू किया गया था, पौड़ी से, ठीक है। और एक और संदेश की बात करें तो संदेश आपका शुरू होता है 1938 में, कहां से, कोटद्वार में, 1938 में कहां से, कोटद्वार में, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है, कृपाराम व हरिराम मिश्र, कृपाराम व हरिराम मिश्र हो जाएगा, कृपाराम एवं हरिराम मिश्र हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न आ जाए, मूली आर्ट, मूली नहीं भूली आर्ट, ए मूली कहां से आ गया आज, अच्छा मूली का सीजन आ गया ना आजकल, है ना, भूली आर्ट, ठीक है। भूली आर्ट के ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड की संस्थापिका कौन है, कौन है,
कौन है? तान्या कोटनाला। कौन है? कौन है रे? भुली, भुली आर्ट है। कौन है? तान्या कोटनाला। तान्या कोटनाला के साथ एक और लड़की थी, तान्या सिंह। ठीक है, इनके द्वारा इनकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, तान्या कोटनाला, तान्या सिंह। और ऐसे एक शशि बहुगुणा है ना, पता नहीं फेवरेट होगी यूकेएसएससी वालों, शशि बहुगुणा और तान्या, तान्या कोटनाला हर दूसरे पेपर में पूछ रहे हैं। तो तान्या कोटनाला, तान्या सिंह, ये भुली से संबंधित हो गया। वहीं शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड है ना, जो शार्क टैंक में भी आई थी। और ऐसे एक एपण, एपण गर्ल, हाँ सभी लोग कमेंट करेंगे भाई एपण गर्ल। ठीक है, एपण गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई? छूट गया? कौन सा छोटा? कौन सा प्रश्न छोटा? सही है ना। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की गई थी। और इसके जो संस्थापक मेंबर थे कौन कौन थे? जीबी पंत और हरिदत्त, हरिदत्त पांडे नहीं, क्या है उनका नाम? हाँ, हरगोविंद पंत। ठीक है, तो इन नेताओं के द्वारा क्या किया गया था? इस हैप्पी क्लब की शुरुआत की गई थी। हैप्पी क्लब शुरुआत करने के पीछे जो वजह थी, एक तो देखो कुमाऊं में राजनीतिक चेतना नहीं थी, अंग्रेज यहाँ पे शासन कर ही रहे थे, लोगों को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है ना, ठीक है जो हो रहा है ठीक है। तभी क्या होते हैं, ये युवा बाहर से पढ़ के आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह इन जगहों से पढ़ के आते हैं। और जब ये पढ़ के आते हैं तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल अधिकारों को समझाना कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं। और जब इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स पढ़े तो तब जाके इनको समझ में आया नहीं हम क्या है, गुलाम हैं, और हमें लोगों के अंदर क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक चेतना का विस्तार करना पड़ेगा। और अगर राजनीतिक चेतना का विस्तार करना है तो भाई आपको क्या चाहिए? एक मंच चाहिए होता है, एक क्लब चाहिए होता है, एक संस्था चाहिए होती है। तो इसलिए इन्होंने बोला आओ रे, है ना, खुश होकर के क्लब बनाते हैं, और इसी को क्या बोला गया? हैप्पी क्लब। धीरे धीरे इन्होंने कुमाऊं के जो शिक्षित वर्ग था उन वर्गों को क्या किया? हैप्पी क्लब में शामिल किया, है ना। तो फिर इसी क्लब के द्वारा, इसी संस्था के द्वारा क्या किया गया? क्या किया गया? कुमाऊं में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध पिथौरागढ़ में स्थित मंदिर कौन सा है? बताओ कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? यह है कोटगाड़ी। कौन सा है? कोटगाड़ी देवी का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोटगाड़ी मंदिर हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऐसे कुमाऊं में प्रचलित न्याय के देवता किसे बोलते हैं? हाँ, न्याय के देवता, न्याय के देवता कौन है? गोलू देवता। ठीक है, गोलू देवता। और आजकल कौन सा धाम प्रसिद्ध है कुमाऊं में? कैची धाम। पुराना नाम क्या था? नीम करोली था। अच्छा, पुराना है ना, नीम करोली बाबा का ही है वो कैची धाम। हाँ, पुराना कुछ नाम था उसका, कुश कोटली तहसील, अब उस तहसील का नाम क्या रखा गया? कैची धाम रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो जी, तो ये प्रैक्टिस पेपर, चलो इसका ये उत्तराखंड वाला सॉल्यूशन था। चलो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।